तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको खुलता है वो है एक एमएनसी का। अभी एमएनसीज होती क्या है? एमएनसीज जो होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंपनीज, जो बाहर के देशों की कंपनीज है वो इंडिया में आके अपनी ऑफिस सेटअप करती हैं। हाय एवरीवन, नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप ये मेरा चैनल काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यूजुअली वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूँ, बट मैंने सोचा आज पहली बार हिंदी में वीडियो बना के देखते हैं। और जो आज का टॉपिक है मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोग इन पर्सन पूछते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके पूछते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है, लैंग्वेज सीखने के बाद आपको किस तरीके की जॉब्स मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जो भी आगे बात करने वाला हूँ वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने वहाँ नौकरी की हुई है, या तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया हुआ है, या मेरे दोस्त वहाँ पे उन जगहों में काम कर रहे हैं। तो ये सारी मेरे पास एक थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरों के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन होता है, जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करें या जैसे ही आप सर्टिफिकेट लेते हैं एक अच्छे लेवल का किसी भी लैंग्वेज में, तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको खुलता है वो है एक एमएनसी का। अब ये एमएनसीज होती क्या हैं? एमएनसीज ये होती हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंपनीज, जो बाहर के देशों की कंपनीज है वो इंडिया में आके अपनी ऑफिस सेटअप करती हैं, और उनकी जो ऑपरेशंस होती हैं, जो उनका काम होता है वो उस लैंग्वेज में होता है। तो इसलिए उनको इंडिया में चाहिए होते हैं लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो उनका जो काम है वो उस भाषा में कर पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में आती है, वो अपना ऑफिस सेटअप करती है, उनको चाहिए स्पेनिश एक्सपर्ट, क्योंकि यूएस में काफ़ी सारे स्टेट्स में स्पेनिश बोली जाती है। अगर लेट्स से हम बात करते हैं पैनासोनिक के बारे में, जो है एक जापानीज़ कंपनी, तो उनको अपने ऑपरेशंस जब वो इंडिया में सेटअप करती है उनको चाहिए एक जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट। या बॉश आती है, बॉश एक जर्मन कंपनी है, तो उनको चाहिए जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, क्योंकि जो उनके काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं वो होते हैं उसी भाषा में। अब एमएनसीज में होता क्या है, जो आपको काम दिया गया है, जो आपके डेजिग्नेटेड काम है वही और वही सिर्फ उस लैंग्वेज में होगा। जो आपकी डेली कम्युनिकेशंस हो गई, आपकी ईमेल्स हो गई, ये सारा काम आपका यूजुअली इंग्लिश में ही होता है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बताना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि मैं एमएनसी में जाऊँगा और मेरा सारा जो इन्वायरमेंट होगा वो उसी लैंग्वेज के अराउंड होगा, क्योंकि वो कंपनी वहाँ की है। नहीं, आपकी बेसिक कम्युनिकेशन, डेली कम्युनिकेशन वो होगी इंग्लिश में, बट आपका काम होगा उसी लैंग्वेज में। अब डिपेंड करता है किस तरीके का काम है। अगर रीडिंग का काम है तो आपको बोलने की या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कॉलिंग में हो तो आपको लैंग्वेज में बात करनी है और लैंग्वेज में सुनना है। तो डिपेंड करता है किस तरीके की नौकरी है, बट 100% उसी लैंग्वेज में काम होगा वो ऐसा नहीं होगा एमएनसीज में। एक और चीज़ जो एमएनसी में होती है वो ये कि जैसे ही आप अपनी हायरार्की में ग्रो करने लगते हैं, आपकी प्रमोशंस होने लगती है, तो आपका लैंग्वेज से टच थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि अब आप एक मैनेजरियल पोजीशंस पे आ रहे हैं। आपको लोगों को मैनेज करना है, तो आपको इंग्लिश या मे बी हिंदी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको पहले से ही बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी ग्रोथ होने लगेगी आपका लैंग्वेज से टच कम होने लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस लैंग्वेज में, आपको पसंद है, तो आपको दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए। ये तो हो गई एमएनसी की बात। अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जिनको लैंग्वेज से थोड़ा और ज़्यादा प्यार होता है, जिनको थोड़ा कल्चर पसंद होता है उस कंट्री का, तो वो क्या ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं? वो एक एम्बेसी ज्वाइन कर सकते हैं उस कंट्री की जहाँ पे वो भाषा बोली जाती है। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं स्पेनिश का। स्पेनिश बोली जाती है 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, तो आप स्पेन के एम्बेसी में नौकरी कर सकते हैं, और आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो बहुत सारी हो गई, जैसे मेक्सिको, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पेरू, ये सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी और जो भी हैं उनमें आप नौकरियां कर सकते हैं। बट वो नौकरी लेना इतना भी आसान नहीं है, उनके थोड़े क्राइटेरिया होते हैं। चलिए उन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले क्राइटेरिया मैंने देखा है अगर आपको एम्बेसी में काम करना है वो होता है आपको एक B2 डेले सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अब ये डेले क्या होता है? जैसे आइल्स होता है इंग्लिश में, वैसे ही डेले एग्जामिनेशन होता है, जो वहाँ की सरकार आपसे वो एग्ज़ाम लेती है और वो कहती है कि अब आपके पास ये लेवल है, आप अप्लाई करते हो उस लेवल के लिए, आप एग्ज़ाम देते हो, क्लियर करते हो, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है और वो बताती है आपका ये लेवल है। उसी तरीके से अगर आपको एम्बेसी में काम करना है तो आपको डेले चाहिए हो। जहाँ तक मैंने अप्लाई किया था एक बार स्पेनिश एम्बेसी में, B2 डेले मिनिमम चाहिए होता है। कोस्टा रिका, कोलंबिया, ये सारी एम्बेसी में अगर आपको काम करना है तो आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है,
कम से कम आपको मास्टर्स चाहिए होगी स्पेनिश में काम करने के लिए। अब मेरे को दूसरी कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता, जैसे हो गई आपकी जर्मनी या फ्रांस हो गई, बट स्पेनिश के बारे में मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को खुद स्पेनिश आती है। तो मास्टर्स तो चाहिए, लेकिन मैं उससे भी बढ़िया चीज़ बोलूँगा कि आपको B2 डेले तो चाहिए अगर आपको एम्बेसी में काम करना है। एम्बेसी में जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जो एम्बेसी होती है वहाँ पर हमेशा नौकरियाँ निकल नहीं रही होती कि हम और लोग ले रहे हैं। एम्बेसी में नौकरी तभी आती है जब कोई बंदा छोड़ के जाता है, या जब उनको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमें एक और इंसान को हायर कर लेना चाहिए। तो एम्बेसी की जो जॉब होती है उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, एक सही मौका मिलना पड़ता है, और यूजुअली टेम्प्रेरी पोजीशन स्टार्ट होती है और वो विद टाइम एक परमानेंट पोजीशन हो जाती है। एक डाउन साइड जो मेरे को एम्बेसी की जॉब्स की लगती है वो ये होती है कि आप जिस पोजीशन में हायर होते हैं आप उसी पोजीशन में रहते हैं, ज़्यादा आपकी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी हायरार्की नहीं होती एम्बेसी में, जैसे कि आपको एमएनसी में देखने को मिलती है कि आप एक एग्जीक्यूटिव हायर हुए हो और आपकी ग्रोथ हो रही है और आप एक मैनेजर बन गए हो। ऐसा नहीं होता एक एम्बेसी में। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी जो सैलरी होगी वो बढ़े या ना बढ़े हर साल, वो तो मेरे को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट एक ऐसे हायरार्किकल ग्रोथ आपको वो एम्बेसी में देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप एम्बेसी में जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ का कल्चर पसंद है, आपको वो देश पसंद है, तो आप उस माइंडसेट से हम जाएंगे। जो तीसरा ऑप्शन आपके पास है वो है टीचिंग। अब टीचिंग में भी अगर आप जाओगे तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। या तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, या आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर टीचर बन सकते हो जो प्राइवेट क्लासेस लेता है, जिसने या एक अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है तो आई थिंक आपको बीए चाहिए, कम से कम बीए उस लैंग्वेज में, या तो आपके पास B2 तक आपने पढ़ाई की हुई है उस लैंग्वेज में। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मिनिमम आपको मास्टर्स तो चाहिए उस लैंग्वेज में, वरना उससे कम में आपका नहीं हो पाएगा। या फिर मेरे केस में मेरे पास एक B2 डेले था तो मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाया, ग्रेजुएशन भी थी और एक डेले भी था। अब फ्रीलांस टीचर बनने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी बन सकता है। मेरे साथ जब मैं सेकेंड ईयर में था काफ़ी सारे बच्चे क्या करते थे, वो स्कूल्स के बच्चों को जिनके पास एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट था उनको प्राइवेट क्लासेस प्राइवेट ट्यूशन्स देते थे। तो आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की कहाँ पे पढ़ाना है। आपको स्कूल्स में पढ़ाना है, आपको प्राइवेट क्लासेस देनी है, या आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, जो एकदम हाईएस्ट मैं बोलूँगा इन सब में से ऑप्शन है, तो आपको कम से कम एक MPhil चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारे साल लगेंगे। आपको अकेडमिक्स में और डीप जाना पड़ेगा। तो अगर आपको टीचिंग पसंद है, मेरी रिकमेंडेशन होगी कम से कम एक बार कहीं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा के देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। एक और चीज़ जो मैं टीचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि टीचिंग में अगर हम कंपेयर करें एम्बेसी और MNC से, तो पैसा थोड़ा कम है। टाइम आपको ज़्यादा मिलता है। जब मैं पढ़ा रहा था मेरे पास बहुत सारा टाइम था, लेकिन पैसा लिमिटेड होता था। गर्मियों की छुट्टियाँ आई, कोई भी ब्रेक आया, हमें पैसे नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि हम विजिटिंग फैकल्टी थे। तो आपको और भी ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। स्कूल्स के साथ भी ये होता है, अगर आपको फुल टाइम टीचर हायर कर लें तो ऐसा एक टाइम होगा जब आप एकदम फ्री होंगे, तो उस टाइम में अगर आप प्राइवेट क्लासेस ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया। तो एक डाउन साइड तो है टीचिंग की, वो है कि पैसा बहुत लिमिटेड होगा, लेकिन अगर आप पैशनेट हो पढ़ाने को लेके बच्चों को स्पेनिश, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन, अगर आपके पास कोई भी स्किल है वो आप उसको एज ए फ्रीलांस यूज़ कर सकते हो। कि आपको कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट आया, उसमें आपने इनरोल कर लिया। आपको कोई ट्रांसलेशन का काम आया, आपने वो काम ले लिया। ट्रांसलेशन का काम क्या होता है? कोई डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो स्पेनिश में है या वो इंग्लिश में है, आपको दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है। फिर दूसरा काम होता है इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? कोई बाहर से बंदा आया है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको सिर्फ वहाँ की लैंग्वेज आती है। कोई लेट्स से जर्मनी से आया है, कोई जापान से आया है, कोई कोरिया से आया है, तो एक इंटरप्रेटर हायर किया जाता है वो जो भी बोलेगा उसको उसी मोमेंट में सुन के वो उसको बता देगा कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। तो वो गई इंटरप्रिटेशन की जॉब। और बहुत सारा फ्रीलांस काम होता है। मैंने बहुत सारा फ्रीलांस काम किया हुआ है स्पोर्ट्स में, जहाँ पे एथलीट्स आते थे, उनको एक ज़रूरत होती थी इंसान की जिसको उनकी लैंग्वेज आती है, जिनको इंग्लिश आती है, जिनको हिंदी आती है। तो फ्रीलांस काम कोई फिक्स्ड काम नहीं है। सबसे कॉमन आपके होते हैं ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के, और भी कई तरीके के काम हो सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग गाइड बन जाते हैं एज अ फ्रीलांस गाइड, जिनको जैसे टूरिस्ट आए उनको घुमाया और उस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो
फ्रीलांस बहुत तरीके के हो सकते हैं, मैं भी आपको ढंग से नहीं बता सकता कि और क्या क्या ऑप्शन है। 3-4 जो मुझे पता है वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। एक डाउन साइड जो मेरे को लगती है फ्रीलांस काम की वो ये है कि ये एक सीजनल काम है, कभी काम है तो कभी नहीं है। तो ये एक थोड़ी मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं ज़्यादा लोगों को फ्रीलांस काम रिकमेंड नहीं करता। मैं फ्रीलांस का सिर्फ आपको यही कहूँगा कि एक परमानेंट जॉब लो और फ्रीलांस साइड में करते रहो। तो ये थे 4 ऑप्शंस आपके लैंग्वेज में। जब आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो आपको इस तरीके की नौकरियां मिल सकती हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी आपको अभी तक बताया है वो उस पर डिपेंडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आपका मेजर्स लैंग्वेज में है। जब मैं मेजर्स बोलता हूँ कि आपके पास जो स्किल है वो सिर्फ लैंग्वेज है और आपके पास कोई और एक्स्ट्रा स्किल या कोई और डिग्री नहीं है, तो उस बेसिस पे ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर बात करें मेरी जर्नी की, मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ उसी टाइम मेरे को अपना B2 दिल्ली सर्टिफिकेट मिल गया था। मैंने स्टार्ट करी एक MNC में काम करने से। मैंने 1 साल वहाँ काम किया, मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने टीचिंग करी, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ाया। बहुत मज़ा आया मेरे को, क्योंकि मैं अपनी एज के ही बच्चों को पढ़ा रहा था। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया टीचिंग में इतना पैसा नहीं है और एक टेम्प्रेरी जॉब है। जब यूनिवर्सिटी का मन करेगा वो आपको बोल देगी कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी रिस्की थी, लेकिन जब हम यंग होते हैं वो रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने 2 साल फ्रीलांस काम किया स्पोर्ट्स में। तो मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में पार्ट लिया जहाँ पे स्पेनिश या लैटिन अमेरिकन एथलीट्स आते थे। उनको एक इंसान की ज़रूरत चाहिए थी जिसको इंग्लिश भी आती है, जिसको हिंदी भी आती है और जिसको स्पेनिश भी आती है। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, सीजनल काम है और कभी काम है तो कभी काम नहीं है। कभी ऐसे महीने निकल जाते थे जब काम नहीं होता था। फिर और एक पॉइंट के बाद मैं फुल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में घुस गया जहाँ पे स्पेनिश का यूज़ ही नहीं हो रहा था, तो स्पेनिश से मेरा टच कम हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने MNC ज्वाइन कर ली और अब मैं पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ी, काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने पड़े। तो आपको जो लगता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से जाइए। आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे कि ये लैंग्वेज सीख लो, वो लैंग्वेज सीख लो, उसमें पैसा बहुत है, या ये ऑप्शन ले लो उसमें पैसा ऑप्शन बहुत है। तो आप किसी की भी मत सुनिए, आपको जो ठीक लगता है वो करिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा लैंग्वेज को कभी भी अपना मेन डिश या अपना मेजर सब्जेक्ट है वो मत बनाओ। आपको जो पसंद है वो करो। आपको फाइन आर्ट्स पसंद है फाइन आर्ट्स करो, आपको कोडिंग पसंद है कोडिंग करो, वेब डिज़ाइनिंग पसंद है, अगर आपको लॉयर बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना है वो करो। आप 5 दिन यूनिवर्सिटी में या जो भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो वहाँ जाओ और लैंग्वेज को वीकेंड्स पे सीखो। लैंग्वेज को जो उनका मेन इंस्टीट्यूट है, जैसे फ्रेंच के लिए ऑलियंस है, स्पेनिश के लिए सर्वांतेस है, जापानीज़ के लिए मोसा इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जर्मन के लिए आपका गोइथे इंस्टीट्यूट है, मैक्स मुलर भवन। वहाँ जाओ, वीकेंड्स पे वो लैंग्वेज सीखो और आपके 3 साल जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो। और लैंग्वेज को और जो भी आपने पढ़ा है जैसे वेब डिज़ाइनिंग या कोडिंग है उनको कंबाइन करो। उसको कंबाइन करने के बाद देखो कि आपके ऑप्शंस और क्या खुल रहे हैं, कि अगर आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है कि आप कैसे उस कंट्री से जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ से बिज़नेस कैसे ला सकते हो। या अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है जहाँ पे आप समझ लो आपने अकाउंट्स की है, तो आपको एक अकाउंटेंट की जॉब मिली है और वहाँ पे आपको किसी स्पेनिश कंपनी के अकाउंट संभालने हैं, तो आपको कम्युनिकेशन करनी होगी वहाँ के लोगों से। तो आपके पास वो एड ऑन स्किल है, तो आपको एक एज मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा। तो मेरा यही एडवाइस है। मैंने गलती की थी कि लैंग्वेज को अपना मेजर्स बना दिया, उसके अलावा कुछ ज़्यादा स्किल्स नहीं सीखे जो मैंने बाद में सीखे। तो आप वो गलती मत करना और दोनों को कंबाइन करके देखो कि क्या बन सकता है। अगर आप इतनी दूर आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल द नेक्स्ट वन, आदियोस। So guys, if you're enjoying the videos, please consider subscribing